आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं भावना कपूर। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स की। जी हाँ, पेनी स्टॉक ऐसे शेयर होते हैं जिनकी कीमत कम होती है या 10 रुपए से कम होती है, साथ ही कंपनी का मार्केट कम होता है। तमाम एक्सपर्ट्स 500 करोड़ के नीचे मार्केट कैप वालों को इसी कैटेगरी में रखते हैं। पेनी स्टॉक से जुड़ी कंपनियां छोटी होती हैं, इनके बारे में पता लगाना और जानकारियां इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिना किसी जानकारी के ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। तो क्या है पेनी स्टॉक, इनके फीचर्स क्या है और इन्वेस्टमेंट का ये एक कैसा ऑप्शन है, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने आज इनवाइट किया है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के सीईओ सचिन गुप्ता और सीनियर म्यूचुअल फंड एनालिस्ट श्रुति अग्रवाल को। हम आप दोनों को अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, इन्वेस्टमेंट को लेकर आजकल लोगों की बहुत इंक्लिनेशन है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हम बात कर ले वर्किंग प्रोफेशनल की, सीनियर सिटीजन की, इन्वेस्टमेंट सबको करनी है आज की डेट में। तो आम भाषा में अगर हम समझना चाहें तो पेनी स्टॉक से हम क्या समझते हैं? तो पेनी स्टॉक को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, जिसमें कि हज़ारों लिस्टेड कंपनियां हैं, इनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जो इंडिया का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से ऐसी कंपनियां, ऐसी टॉप 100 कंपनियां जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स। उसके बाद जो 150 कंपनियां आती है उनको हम बोलते हैं मिड कैप स्टॉक्स, एंड उसके अलावा जितनी भी लिस्टेड कंपनियां बचती हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो अब पेनी स्टॉक्स क्या है? पेनी स्टॉक्स वो कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप सबसे कम होता है, जैसा कि आपने अभी बताया 500 करोड़ या उससे कम। इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, हर किसी का अपना अपना एक नज़रिया है इनको देखने का, बट एक कॉमन जो इनका पैटर्न होता है वो यही है कि इनका मार्केट कैप बहुत कम होता है और इनका शेयर प्राइस बहुत कम होता है, तकरीबन 8 से 10 रुपए। सर, क्या ये स्टॉक ज़्यादा रिस्की होते हैं अगर कोई नॉविस इन्वेस्टर है जिनको फाइनेंशियल टर्म्स की इतनी नॉलेज नहीं है, जैसे कि इक्विटी, डेरिवेटिव्स, बुल मार्केट क्या होती है, बेयर मार्केट क्या होती है, तो उन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए कि ये रिस्की होते हैं? आप कोई ऐसी एडवाइस जो उनको बिफोर इन्वेस्टिंग मिलनी चाहिए? हम लोग तो इन्वेस्टर को ये एडवाइस करते हैं, और यहाँ मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इन्वेस्टर को इन पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले किसी जानकार की राय लेनी चाहिए, अपने ब्रोकर की राय लेनी चाहिए, किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की राय लेनी चाहिए, और तभी उसमें निवेश करना चाहिए। और जब भी हम पेनी स्टॉक निवेश की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि इसमें जो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल का 4-5% से ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज इसमें रिस्क और रिवॉर्ड अनफेवरेबल है। बट हम अगर आप मुझसे पूछें क्या बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए छोटे इन्वेस्टर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कभी पेनी स्टॉक होती थी, आज वो हिंदुस्तान की लार्ज कैप कंपनीज बन चुकी हैं। तो इसमें रिटर्न जो आता है वो 10-20 गुना, कई बार 100-100 गुना रिटर्न भी आता है। तो 1-2 कंपनीज में ही अच्छा निवेश अगर हमारा रहता है तो वो बाकी कंपनीज के घाटे से भी बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं। तो मेरी राय ये रहेगी कि हम जो निवेशक है वो इसमें पैसा लगा सकता है, बट बिना एक्सपर्ट की राय के नहीं करे, चाहे वो एक्सपर्ट उनका खुद का ब्रोकर हो, चाहे वो कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हो। तो एक एक्सपर्ट की राय के साथ हम पेनी स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट भी इसमें डिस्कस किया, जिस पे कि मैं बाद में सवाल के रूप में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेके, जो कि एक सोशल परसेप्शन है स्टॉक मार्केट को लेकर स्पेशली। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये स्टॉक कैसे खरीदे जा सकते हैं, क्या क्रेडिबल सोर्सेज है, क्या ऑप्शंस है, कोई ऐप आप रेकमेंड करती है? देखिए, पेनी स्टॉक हो या फिर बिग स्टॉक्स हो, उनको खरीदने बेचने की जो प्रक्रिया है वो सेम होती है। जैसे कि आप किसी भी स्टॉक को अपने ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं और आप खरीद बेच करते हैं उस अकाउंट के थ्रू, ऐसे ही आपको पेनी स्टॉक्स को खरीद बेच करने के लिए आपको एक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना होगा। फ़र्क सिर्फ इन दोनों में इतना है पेनी स्टॉक्स व बिग स्टॉक्स में कि कुछ ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते अपने प्लेटफॉर्म पे पेनी स्टॉक्स की ट्रेडिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने बात करी कि पेनी स्टॉक्स की प्राइस बहुत छोटी होती है, तो इस छोटी प्राइस की वजह से निवेशक बहुत बड़ी मात्रा में इनमें खरीद बेच कर सकते हैं। एंड हम सभी जानते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर का प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे जाता है।
तो जब आप किसी बहुत बड़ी मात्रा में आप खरीदेंगे या बेचेंगे किसी भी स्टॉक को, तो उसका प्राइस ऊपर से बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जाएगा। इसलिए कुछ स्टॉक ब्रोकर्स को लगता है कि ये मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं, इनमें स्पेकुलेशन होता है, तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करते हैं। एंड कुछ स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो कुछ फीस लगाते हैं इस पे एक्स्ट्रा पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए जी। तो जब भी कोई निवेशक अपने ब्रोकर को की तलाश कर रहा है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो एक एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर उनके लिए सस्ता रहेगा। जी जी बिल्कुल। सर, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पेनी स्टॉक को लेके ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस पर आपकी क्या राय है? ऐसी बातें जो ज़रूर पता होनी चाहिए नॉविस इन्वेस्टर को। देखिए, ऐसा ड्यू डिलिजेंस करने के लिए जैसे कि अभी मैम ने एक्सप्लेन किया, सबसे पहले तो हमें एक ब्रोकर के यहाँ, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाना बहुत ज़रूरी है जी। अकाउंट खुलवाने की भी एक प्रक्रिया है, उसकी एक डिटेलिंग है जो कि आपको एक ब्रोकर की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आज हिंदुस्तान में करीबन 700-800 ब्रोकर हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, और ऑनलाइन अकाउंट वो लोग किसी ब्रोकर की भी वेबसाइट पे जाकर खुलवा सकते हैं। और एक बार अकाउंट खुल गया, अब आपको ड्यू डिलिजेंस जब करनी है तो उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी कब लिस्ट हुई, किस प्राइस पे लिस्ट हुई, तब उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या था, आज उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, उसका डेट कितना था कंपनी के अंदर, आज कंपनी में डेट कितना है, कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है। अगर एक छोटी कंपनी, देखिए एक छोटी कंपनी के पास हेडरूम बहुत है ग्रोथ का, अगर वो अच्छी ग्रोथ समय अनुसार इकोनॉमिक कंडीशन के साथ दिखाती है तो उसके रिटर्न के चांसेस बहुत हाई हैं। तो इन्वेस्टर को हमेशा उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत आसानी से अवेलेबल है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट। एक वेबसाइट है, अगर इन्वेस्टर्स के भले में हो तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, स्क्रीनर नाम से। स्क्रीनर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी पैरामीटर लगा के कंपनियों को चुन सकते हैं। वहाँ पर पेनी स्टॉक्स की कंपनी है या किसी भी कंपनी का नाम आप ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे आपको कंपनी की डिटेल को स्टडी करना बड़ा आसान है, उसको आप पूरा डिटेल में स्टडी कीजिए और फिर एक ब्रोकर की या एक्सपर्ट की राय लेके ही पैसा लगा। स्क्रीनर नाम की वेबसाइट, जैसे कि इनकी रिकमेंडेशन है, उस पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन से पेनी स्टॉक पे आपको कितना पैसा लगाना है और उसकी क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, आपको सब पता चल जाएगा उस वेबसाइट पे। मैम, क्या नंबर होना चाहिए शुरू में ऑन अ सेफर साइड? कितने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए किसी नॉविस इन्वेस्टर को? कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड जो आप रेकमेंड करती है? देखिए भावना जी, मेरी नज़र में किसी भी निवेशक को अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको अपने पोर्टफोलियो के एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना चाहिए। जैसे कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बात है, तो आप ये डिसाइड करिए कि आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप कितना % अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का ऐसे स्टॉक्स में लगाना चाहेंगे। जैसा कि हम बार बार अभी बोल रहे हैं, सचिन जी ने भी एक्सप्लेन किया और हम बात कर रहे हैं कि ये स्टॉक्स बहुत रिस्की होते हैं जी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा निवेश ना करें इन स्टॉक्स में। तो अगर आप थोड़ा सा इनमें क्योंकि इनका रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, तो आप अगर उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो मे बी आप 5 या 10% अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इसमें लगाएं। कोई एक सेम रकम सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि हर किसी निवेशक का अपना एक स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। किसी के लिए 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए 10 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो आप इसको परसेंटेज टर्म्स में देखें अपने पोर्टफोलियो में जी। एंड पेनी स्टॉक्स का भी जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। जब भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी 1-2 स्टॉक्स में ही लगा लेंगे तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए। खासकर कि पेनी स्टॉक्स में जब आप बहुत सारे स्टॉक्स में लगाएंगे तब जाके शायद कोई चांस बनेगा कि उसमें से 1-2 स्टॉक्स आपके मल्टी बैगर निकलेंगे। बिल्कुल। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और एक निश्चित परसेंटेज में रखें उसको। बिल्कुल, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और निश्चित परसेंटेज में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हमने की है नंबर्स की कि बल्क में कितने लेने चाहिए। अगर अब हम बात करें कि एक स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सर आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि एक पेनी स्टॉक में किसी को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका क्या थ्रेशोल्ड होता है? मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ निवेशकों की जानकारी के लिए। बहुत ज़्यादा लोग अभी इस बारे में वाकिफ़ नहीं हैं, पर जो अपनी 2 एक्सचेंज हैं हिंदुस्तान में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उन दोनों का एक प्लेटफॉर्म है जो कि 2015-16 से थोड़ा जानकारी में सबकी आया और अभी वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया। वो प्लेटफॉर्म स्पेशली छोटी कंपनियों के लिए बना था, उसको बोलते हैं SME, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज।
ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सो कॉल्ड पेनी स्टॉक, जिसको आप बोल रहे हैं कि 500 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर कंपनीज 100% कंपनीज यहाँ पेनी वाली ही होती हैं। और यहाँ पर जब आप स्टॉक एक्सचेंज उसको IPO लेके आता है कंपनी उस पर, और वहाँ पर उसकी ड्यू डिलिजेंस करना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना बड़ी आसान है, क्योंकि ये छोटे प्रमोटर्स होते हैं, ये अप्रोचेबल होते हैं, उनकी जानकारी इनसे ली जा सकती है और कंपनीज को विजिट किया जा सकता है। ये सब कंपनीज आज ही मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें BSE ने जो BSE पे ये छोटी कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि SME प्लेटफॉर्म के नाम से बोलते हैं, उसका टोटल मार्केट कैप 60,000 करोड़ का हो गया जी। ये एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव है। मैं निवेशकों को अपनी तरफ से राय दूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर देखें, और ये उनके ब्रोकर्स के थ्रू अवेलेबल होगा, उनको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ अच्छी कंपनीज मिल सकती हैं और वहाँ पर उसके थ्रू पैसा लगाएं। देखिए, जैसे अभी मैम ने बताया, हमें कभी भी एक पेनी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। मैंने SME का इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि वहाँ पर सारी कंपनीज ही पेनी स्टॉक हैं। वहाँ पर भीड़ में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि पेनी स्टॉक कहाँ से ढूंढें, वहाँ पर सारी कंपनी अपने आप में पेनी स्टॉक है। तो पोर्टफोलियो बनाना चाहिए पेनी स्टॉक का भी, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियाँ होनी चाहिए, प्रॉमिसिंग प्रमोटर्स को ढूंढना चाहिए, और एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन के बाद आपको एक स्टॉक के अंदर एक पेनी, पहले तो पेनी स्टॉक में 5-7% से ज़्यादा टोटल पोर्टफोलियो का नहीं होना चाहिए, और एक स्टॉक में 10% से ज़्यादा, जितना पेनी स्टॉक में, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया सिर्फ पेनी स्टॉक में लगाना है, तो एक स्टॉक में टोटल पेनी स्टॉक के पोर्टफोलियो का भी 10% से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, ताकि अगर आप 10 कंपनी में पैसा लगाएंगे और अगर उसमें से 2 भी सक्सेसफुल हो गई तो आपको बड़ा पैसा वहाँ पर निवेशक बना सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो इंडिविजुअल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें, ब्रोकर रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें, और रिस्क तो फैक्टर एक है ही जो इसमें ध्यान रखना ही है बिफोर इन्वेस्टिंग। मैम, टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप क्या रिकमेंड करती है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जब हम स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो एक थंब रूल जो हर एक इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए वो ये है कि आप हमेशा लंबे समय के लिए सोचें कि आप उस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आप जब किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते तो आप एक तरीके से उसमें मालिक बनते हैं जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस कंपनी पे विश्वास हो कि वो आगे ग्रो करेगी, उसका मैनेजमेंट पे आपको भरोसा हो, उनका विजन कंपनी को आगे ले जाने के लिए होना चाहिए, कंपनी का मुनाफा अच्छा होना चाहिए, उसका कैश फ्लो वगैरह सब अच्छा होना चाहिए। तो ये सब जब आप देख के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमेशा एक लंबे समय के लिए होता है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में तो बहुत चांसेस हैं कि आप उसके स्टॉक बाज़ार के उतार चढ़ाव से आप बहुत चिंतित हो जाएंगे एज अ इन्वेस्टर जी। तो आपका जो समय का आप अपने मन में लेके चलते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, वो हमेशा एक लंबा समय रखें, कम से कम 5 साल। और ख़ास तौर पर हम निवेशकों में एक ये बहुत कॉमन उनका एक बिहेवियर देखते हैं कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तब वो निवेश करने का सोचते हैं, और जैसे ही मार्केट धड़ाम हो जाता है तो वो अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं, जबकि उनको करना इसका उल्टा चाहिए। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से आप मुनाफा तब कमाते हैं जब आप उसको खरीदते हैं ऊंची रेट पे, और बेचते हैं ऊंची रेट पे और खरीदते हैं नीची रेट पे। तो अगर आप बढ़ते हुए मार्केट में अपना पैसा लगाएंगे और गिरते हुए मार्केट में निकालेंगे तो आप एक तरीके से घाटे का सौदा कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और कई निवेशक पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्रभावित ही बुल रन से होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी स्टॉक्स मल्टी बैगर बन जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ पे और ध्यान दिलवाना चाहूँगी दर्शकों का कि आधे मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स जो किसी बुल रन के बाद ऐसा लगता है आपको मल्टी बैगर हैं, वो उस बुल रन के बाद उनमें से आधे स्टॉक्स वापस पेनी स्टॉक्स बन जाते हैं। जी। तो जैसा कि सचिन जी ने भी बताया कि इसमें हमको रिसर्च करनी चाहिए, ढंग से ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कंसिडर करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। अब एक बहुत खास सवाल है, बात करते हैं एनालिसिस की, कंपैरिजन की, बिग स्टॉक्स वर्सेस पेनी स्टॉक। सर, कुछ फैक्टर्स है, वॉलेटिलिटी, रिस्क फैक्टर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन, इन पर बेस्ड, इन पैरामीटर्स पर आप क्या रिकमेंड करते हैं सर, कौन से स्टॉक्स ज़्यादा किफ़ायती या फ़ायदेमंद हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि एक निवेशक को पूरी तरह जब वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसको, मेरी राय ये है कि हर तरह के सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो।
जैसा मैंने बताया कि एक हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर हम सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा देंगे, जैसे लार्ज कैप कंपनीज जो हैं, जो हिंदुस्तान की टॉप 50-100 कंपनी है जिनका मार्केट कैप 10-10 लाख करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उनकी आमदनी है उनके लागत के ऊपर वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो कम रहती है। तो अब जो मिड कैप स्टॉक हैं, स्मॉल कैप स्टॉक हैं या पेनी स्टॉक हैं, इनके ऊपर रिटर्न बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और गिर भी सकता है। तो क्या एक बैलेंस पोर्टफोलियो हमें बना के चलना चाहिए। देखिए पेनी स्टॉक में, और अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं वॉलेटिलिटी की, क्योंकि पेनी स्टॉक का बेस छोटा है, आपने बोला 500 करोड़ या उससे छोटी कंपनी 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ की कंपनियां हैं आज, वो कंपनियों में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है जी। उन कंपनियों में आपने अगर एक बार निवेश किया तो जैसे कि मैम ने बताया कि 5 साल हमें कम से कम विजन रखना चाहिए। उसमें लिक्विडिटी है का प्रॉब्लम है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसका 100 रुपये का भाव 200 रुपये हो सकता है 6 महीने में, और यहाँ 100 का भाव 50 भी आ सकता है छोटे समय में जी। लेकिन बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है, उसमें वॉलेटिलिटी स्टेबल रहती है और उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये का शेयर है तो 2000 रुपये की महीने में हो जाएगा। तो वो एक एक्चुअल ग्रोथ पे धीरे धीरे करके चलते हैं। तो उसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है और कभी भी एग्जिट भी ले सकता है। लेकिन पेनी स्टॉक में हो सकता है कि आपको, क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम है उसमें और वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो आपको हो सकता है आपके समय पे, जिस समय आप एग्जिट चाहते हैं, आपको हो सकता है उसमें ना मिले। तो आपको बहुत सोच समझ के एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पर आपके पोर्टफोलियो में क्या पेनी स्टॉक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? मेरी तरफ से यस है, बिल्कुल होने चाहिए। उनका प्रोपोर्शन 5-7% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैम क्या आप भी यही समझती है या कुछ पॉइंट्स आप ऐड ऑन करना चाहेंगी? मैं बस हाँ, सचिन जी ने वैसे काफ़ी अच्छे से बता दिया इसका सारा कुछ। बस मैं मेरे साइड से एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लार्ज कैप स्टॉक से शुरू करना चाहिए। जैसे जैसे आप मार्केट को समझने लगे, आप रिसर्च करने लगे, आपको खुद पे भरोसा हो कि आप एक अच्छा स्टॉक चुन सकते हैं या फिर एक अच्छा एडवाइज़र चुन सकते हैं। देखिए आज की डेट में अच्छा एडवाइज़र चुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो तब आप धीरे धीरे करके मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ जाएं। और जब आप इन तीनों मार्केट कैप की कंपनीज से अच्छे से वाकिफ हो जाए तब आप पेनी स्टॉक्स की तरफ सोचें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्की हैं जी। सारी मैं एक बात बताता हूँ, आप देखेंगे कि जो 10 में से 2 कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी आपको, अगर आप अच्छे से समझेंगे उसको, थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च करेंगे और किसी की सहायता लेंगे, कि जो कि आपको 20 गुना 30 गुना 10 गुना रिटर्न आपके पैसे पे दे सकती हैं जी। तो ये सारा मिक्सचर करके अगर आप पैसा बाजार में लगाएंगे तो निवेशक लंबे समय में बाजार में अच्छा पैसा बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर ने काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स दिए प्रोमिनेंट, जो कि ये साबित करते हैं कि पेनी स्टॉक्स एज अ मनी मल्टीप्लायर भी साबित हुए हैं। अब एक खास बात, पेनी स्टॉक मार्केट एक्सटर्नल फैक्टर्स से कैसे प्रभावित होती है। हम सब जानते हैं जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी है, प्राइस रेट है और गवर्नमेंट पॉलिसी है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो इसी तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि लोग बुल मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट क्रैश, और उसके बाद जब बेयर मार्केट हो जाती है, तो ऐसे में इन्वेस्टर के डिसीजन पर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना या ना करना एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक खास बात की जो सोशल परसेप्शन भी होती है, जैसे कि आप दोनों ने ही पहले इस बारे में बात की कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है पेनी स्टॉक को लेके वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता इन्वेस्टर्स में। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये एक पेनी स्टॉक इन्वेस्टर के डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? देखिए, जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स है वो पूरे शेयर बाजार पे ही प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेनी स्टॉक्स ही प्रभावित होंगे, बाकी के स्टॉक्स पे भी असर पड़ता है, बस ये कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक्स पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स पे थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हमको दिखता है। तो किसी भी पेनी स्टॉक इन्वेस्टर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इकोनॉमी में कुछ ऐसा होगा, हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे, जैसा कि कोविड के टाइम पे हमने देखा था मार्च 2020 में जी। तो कई छोटी कंपनीज स्पेशली, उनके लिए सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो या तो वो बहुत ज़्यादा लोन लेंगी बाजार से, या फिर जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी वजह से वो खुद को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है
एज कम्पेयर टू जो बाकी स्टॉक्स जी, हमारे जी। होते हैं। बिल्कुल। और जब भी ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आपका जो भी पोर्टफोलियो है आपको वैसे भी उसको मॉनिटर करना चाहिए बीच बीच में, लेकिन जब भी कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ हो रहा है इकोनॉमी में तो आपको और उस पर ध्यान देना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है क्या उसमें वो पोटेंशियल है कि वो इस बुरे वक्त से आगे निकल के आपको ग्रोथ दे पाएगा। जी जी। तो बस मैं यही सलाह दूंगी, बाकी तो लंबे समय के लिए रहे और मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराए नहीं। अगर आपको अपनी कंपनी पे भरोसा है कि वो आगे ग्रो करेगी तो आप अपना पैसा उसमें बना के रखें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी साइड से इन्वेस्टर्स को प्रायर एनालिसिस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सर, मैम, आप दोनों से अब मैं फाइनल कमेंट्स लेना चाहूँगी कि क्या पेनी स्टॉक आज की डेट में एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? आपने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया है, पर फाइनल कमेंट्स, जस्ट पार्टिंग कमेंट्स टाइम। मेरा फाइनल जो सलाह होगा निवेशकों को वो यही है कि आप इसमें पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको इसकी इजाज़त दे। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है अपने पोर्टफोलियो के साथ तो आप एक छोटा सा हिस्सा, जैसे सचिन जी ने बताया 5 से 7% आप पेनी स्टॉक्स के लिए लगाएं। लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत लंबे समय के लिए करें और अपना पूरा रिसर्च करके ही उसमें डिसीजन लें। जी सर, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैम मेरी राय क्या है, थोड़ा इसको इस परसेप्शन से समझिए। आज की दुनिया में जो बड़ा इन वर्ड है वो है स्टार्टअप। जी, हम सुनते हैं जी एक स्टार्टअप आया, वो कितने $1 बिलियन का हो गया। वो जो होता है वो स्टार्टअप भी एक तरह से पेनी स्टॉक ही है। उसमें रिस्क रिवॉर्ड वैसा ही है कि आप स्टार्टअप में 100 कंपनी में पैसा लगाते हैं, कोई एक कंपनी ऐसे निकल के आती है जो कि $1 बिलियन की हो जाती है, बड़ा पैसा बनता है निवेशक का। तो आपको मेरी राय में बिल्कुल पेनी स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। छोटे हिंदुस्तान का जो बेस है वो हमारे वो छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन हैं जो हमारे हर गली, हर इंडस्ट्रियल एरिया में जो पाए जाते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी पहले शेयर मार्केट से पैसा रेज करके अपना बिजनेस करने के लिए। देखिए, शेयर मार्केट हमेशा माना जाता था बड़े बिजनेस के लिए, टाटा, बिरला, अंबानीज के लिए, जो कि मार्केट से पैसा रेज करते थे और अपना बिजनेस बड़ा करते थे, और उनके बड़े बिजनेस से छोटे व्यापारी कभी भी ग्रो नहीं कर पाते थे। तो हम सुनते थे हमेशा कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होए जा रहे हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं वो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं, कभी बैंक इंटरेस्ट रेट की वजह से, कभी कोविड की वजह से, कभी कोई भी कंपटीशन की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट ने, सेबी ने और एक्सचेंजेस ने 2014-15 से जब ये SME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो छोटे छोटे बिजनेसमैन जो हमारे हर जगह हैं और बहुत मेहनती लोग हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली शेयर मार्केट का पैसे को एक्सेस करने का, उस पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करने का। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, उन कंपनीज को पहचानना, उसमें पैसा लगाना, और उन कंपनियों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आज इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाना सब, और उन बड़ी कंपनीज को चैलेंज करना जो उनके लिए आज थ्रेट हैं। जी, तो मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा कि SME प्लेटफॉर्म के थ्रू और स्क्रीनर के थ्रू और एक्सपर्ट राय के थ्रू हमें ज़रूर इन कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। 5-7% ही भले पोर्टफोलियो का हो, बट ये ज़रूर होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की जो ना कि सिर्फ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो इसी के साथ पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।